सभी साथियों का आज की ऑनलाइन परिचर्चा में स्वागत है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, आज का विषय जो परिचर्चा के लिए है कोरोना महामारी और भारत का गरीब शोषित वंचित समाज। साथियों, कोरोना की शुरुआत जब पिछले वर्ष हुई थी तो पूरे विश्व को आशंका थी कि अपने सीमित संसाधनों और विशाल जनसंख्या के कारण कोरोना महामारी भारत में त्राही त्राही मचा देगी। तब हमने अपने सूझबूझ से इस महामारी को अपने यहाँ काबू में करके पूरे विश्व को चौंका दिया। रातों रात ट्रेनों तक में अस्थायी कोविड अस्पताल बनाए, जांच लैब बनाए, पीपी किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर और मास्क का निर्यात तक हमने भारत ने किया और कोविड से लड़ाई जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात कि हमने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीन का भी निर्माण किया और जनवरी तक हमारे 2 वैक्सीन तैयार हो गए और उनका टीका लगना शुरू हो गया। साथियों, जब हम कोरोना से लड़ाई में इतना आगे निकल आए थे तो फिर अचानक क्या हुआ कि परिस्थितियां हमारे हाथ से फिसलती गई और हम हार गए। हम हार गए एक देश के रूप में, हम हार गए एक सभ्यता के रूप में, हम हार गए एक सरकार के रूप में, हम हार गए एक प्रशासनिक तंत्र के रूप में। जिस तेजी से आज परिस्थितियां बदल रही हैं, कम से कम जो भी भयानक दृश्य इस समय इस देश की जनता को देखना पड़ रहा है, कम से कम वह कोरोना की दूसरी लहर में स्वीकार नहीं करी जा सकती। ये ऐसी परिस्थितियां, भयानक परिस्थितियां अगर पहली लहर में आती तो समझ में आता था, लेकिन जब हमने पहली लहर में सब कुछ झेल लिया, सफलता के साथ उसका मुकाबला किया, तो फिर हम इस ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए देश को तैयार क्यों नहीं कर पाए। लेकिन हम आज ऐसे मोड़ पर है कि जो ये प्रश्न हमारे सामने मुंह भाए खड़े हैं। कहाँ गए वो कोविड के अस्पताल, कहाँ गए वो बड़े बड़े दावे। जब वैज्ञानिकों ने पहले से ही ये दावा कर दिया था, चेतावनी दी थी कि कोविड की दूसरी लहर भी आएगी, तो फिर हमारी सरकार ऐसे करी। आज जो हमारा देश है वो पूरे विश्व में जो दवाइयां बनती है, फार्मेसी का जो सेक्टर है, उसकी 60% हिस्सेदारी भारत की है। तो जब इतनी बड़ी हिस्सेदारी दवाइयों के निर्माण में हमारे देश की है और कोरोना से लड़ाई के लिए हमारे अस्पताल दवाइयों की किल्लत से जूझ रहे हैं, ऐसा क्यों? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे राजनेता अपनी उत्तरदायित्व को पूरा करने में फेल हुए हैं। हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो अस्पतालों में सुविधाओं बनाने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऑक्सीजन के प्लांट जो पिछले वर्ष ही समझ में आ गया था कि इस बीमारी में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत आती है, ऑक्सीजन की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के प्लांट भी हमने नहीं बनाए। हमारी सरकारें मंदिरों में ध्यान देती रही, मंदिर के विकास में ध्यान देती रही, राज्यों के चुनाव जीतने में हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ध्यान देती रही। यहाँ तक कि अब उच्च न्यायालय, कलकत्ता का उच्च न्यायालय हो चाहे मद्रास का उच्च न्यायालय हो, सब चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि आखिर चुनाव कराने की ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जब देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था तो आपने चुनाव कराने को ही अड़े रहे। आपने कोरोना के चलते बीच में भी चुनाव आपने स्थगित नहीं किए। बंगाल की सीएम ने जब 3 चरण का चुनाव हो चुका था, 4 चरण, तब भी उन्होंने कहा था कि 4 चरण का चुनाव, अंतिम चरण का चुनाव इकट्ठा करा लिया जाए। लेकिन ना तो कोरोना चुनाव आयोग तैयार हुआ, ना ही केंद्र की सरकार इस बात के लिए तैयार हुई, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी हो इस बात के लिए तैयार हुई। तो आज ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन साथियों आज इन विषयों पर तो जो आज जो प्रश्न है इन पर तो हम रोज टीवी पर तमाम देख रहे हैं, सुनते रहते हैं डिबेट। आज जो हमने जो इस ऑनलाइन चर्चा में रखा है, जो बातें टीवी पर हमें जिन पर डिस्कशन सामने नहीं आ रहा है, हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वो है कि आखिर इस सारी जद्दोजहद में हमारा बहुजन समाज कहाँ खड़ा है।
क्योंकि बहुजन समाज जो इस देश का शोषित वंचित वर्ग है, वो बड़ी बड़ी आबादी है। और पिछली लहर में भी सबसे अधिक मार उसी बहुजन समाज को पड़ी थी, और आज की लहर में भी सबसे अधिक मार उसी को ही पड़ने वाली है। हम रोज देखते हैं तो केवल अस्पतालों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी का संकट और बहुत बड़ा सामने खड़ा है, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करते हैं। ये वंचित वर्ग जो वो है, क्योंकि रोज कमाता है, रोज खाता है। अकेले महाराष्ट्र में 8 लाख लोग पलायन किए हैं। ये वो लोग हैं जो कि महाराष्ट्र में दूसरे प्रदेशों से रोजगार की तलाश में आए थे। जाहिर है, जब ये लोग अपने प्रदेशों में जाएंगे तो वो कहां से कमाएंगे, कहां से खाएंगे। वो कहां से कमाएंगे खाएंगे। और दूसरे, खाली ये प्रदेश नहीं, 8 लाख लोग वहां से पलायन किए हैं, दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में पलायन किए हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के लोग पलायन किए हैं। जो इन प्रदेशों में जो उन्हीं प्रदेशों के छोटे जिलों के लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के लोग बंबई में काम करते हैं, नागपुर में काम करते हैं, अहमदनगर में काम करते हैं, पुणे में काम करते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ में काम करते हैं, कानपुर में काम करते हैं, लेकिन देवरिया के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। अब वो लोग भी तो पलायन कर रहे हैं। ये लोग अपने गांव में जा रहे हैं, तो वो आने वाले समय को कैसे झेलेंगे। केंद्र सरकार ने 2 महीने के लिए, मई और जून के लिए, उनके खाने की सुविधा का ऐलान किया है कि अनाज दिया जाएगा, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा। लेकिन खाली अनाज से क्या होगा। पिछले वर्ष भी हमने देखा था, अनाज बांटा गया था, लेकिन तब भी जो है लोग भूख भूख से त्राही त्राही मची थी। तो ये सारी बातें हैं जिन पर हमें आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण माझी साहब हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और हमारे साथ इस समय एस.टी. कठेरिया साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय बहुजन सामाजिक परिसंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, और सर्विस के दौरान भी वो बहुत ही सक्रिय रहे हैं सामाजिक कामों में। दो अन्य मेहमान, डॉक्टर एस एन गौतम, वो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, और एक रिटायर्ड जज जयपुर के हैं, आर के आकोटिया साहब, वो भी नहीं जुड़ पाए हैं। वो जैसे जुड़ेंगे तो हम उनको भी लेंगे। तो अभी जो दो हमारे साथ मेहमान वक्ता हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं माझी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आपका वर्तमान परिस्थितियों पर क्या आपका नजरिया है, और कैसे सरकार को इससे जूझना चाहिए, और कैसे जो है सामाजिक संगठन को कम करना। सब साथियों को मेरा नमस्कार। अभी जो सिचुएशन है, जो कोरोना जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, इसको दूसरी लहर आए है, और ये दूसरी जो लहर है, इसके लिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु और सारी दुनिया भर साइंटिस्ट को भी चेतावनी दिया था, दुनिया की सारी गवर्नमेंट को। हमारी जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार, जिसके सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है, वो इसी चेतावनी को अच्छा ढंग से लिया नहीं। कारण क्या है, दूसरी चरण का जो लहर आएगी, जो आ रहा है, आ गया, उसको कैसे मुकाबला करेंगे, उसको लेके कोई मास्टर प्लान भी किया नहीं। उसको लेके कोई मंत्रिमंडल का बैठक भी किया नहीं। देश के जो वैज्ञानिक, देश के जो डॉक्टर, जो इसको मेन तो दिशा दे सकते हैं, उसके साथ भी कभी चर्चा किया नहीं ज्यादा कुछ। और जो भी सजेशन था साइंटिस्ट का, जो फोरम, साइंटिस्ट का जो बॉडी, वो भी उसको के बारे में कुछ काम किया नहीं। कारण ये नेचुरल है, जो पहले जो दुनिया में जो महामारी हो गया, उसी का ही कैरेक्टर था। वो प्लेग भी हो और जो भी बीमारी हो, इसके तो
दूसरा तीसरा चरण लहर भी आए हैं। फिर जो लहर आ गया, हम लोग, मैं और सारी लोग देख रहा है, जो सरकार का कोई भूमिका कोई नहीं है इधर। सरकार का जो भूमिका निभाना था, वो सरकार उसका भूमिका निभाना नहीं। अभी जो सिचुएशन है कम से कम तो बेलगाम हो गया। इसीलिए तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो हमारी जो जज साहब, पता है जो देश कौन चला रहा है? भगवान देश चला रहा है। इसके कारण क्या है? जो सरकार का जो भूमिका होता है, जो सरकार को भूमिका निभा रहा नहीं, यार सरकार है कि नहीं उसको मालूम नहीं है। कारण क्या है? गूगल क्रोम में डालिए तो वहां से पर्टिकुलरली दिल्ली में जो क्राइसिस आ रहा है, हॉस्पिटल मेनली तो ऑक्सीजन का क्राइसिस सबसे बड़ा ज्यादा है। जो ऑक्सीजन सबसे बड़ा जरूरी है, केवल पेंडेमिक के लिए नहीं है, सारी बीमारी के लिए बहुत ऑक्सीजन का जरूरी होता है। और ऑक्सीजन पार्ट एंड पार्सल ऑफ अभी जो ट्रीटमेंट का पार्ट एंड पार्सल हो गया। तो मैंने काम ऑक्सीजन कर का लिया, क्या मौजूद है काम कर कि नहीं, लिया ये सब यार, कुछ नहीं है। आज आज इसलिए मैं बोला। ये जो हाँ दूसरी चरण में जो हाँ, लहर आ गया, इसके इसमें एकदम आप नाम लिख दीजिए डॉक्टर बेहाल सिंह। हो गया। सरकार पूरा से पूरा बेहाल हो गया। हाँ सरकार का हाँ कोई लाउड। अस्तित्व है कि नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आप नाम ये लिखिए और भी हम नीचे। लोग देख रहे हैं। कुछ जो मिनिस्टर है देश का, मैं एडमिट करूंगा फिर। जैसे हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर, इतना वरिष्ठ नेता जब आएगा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पे दे राजनाथ दूंगा, सिंह जी, लिखा होगा नाम जो लिख है लीजिए। अभी रामचरितमानस पढ़ो। ऐसा तरीका जो इरेस्पॉन्सिबल अरे एक नहीं भाई, वरिष्ठ राजनीतिक वही लोग हैं अभी नेता को आगे तो। हम जो मैं देख रहे हैं, मीटिंग इससे क्या हम लोग सोचते हैं? तो पूरा से पूरा सरकार नाम से कुछ चीज चलेगा, नहीं है। आप दोबारा बंद करके तो दोबारा बंद कर दीजिए। इसी समय क्या किया जाए? एक तो देख लीजिए, मैं तो जो मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, कोई हेल्प नहीं जो कर स्टेट होता है, जो राष्ट्र होता है, हमारी जो संविधान मुताबिक ये राष्ट्र चलते हैं, स्टेट चलते हैं। हमारी स्टेट जो है, ये है एक वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट में हमारी जो संविधान का जो मुखबंध में भी ये स्टेट का जो कैरेक्टर होता है, जैसे सार्वभौम और एक सोशलिस्ट, तो समाजतांत्रिक जनवादी जो रिपब्लिक, इसका तो मुखबंध में ही है। सारी जो जिम्मेदार है स्टेट का ही है। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का है। स्टेट जिम्मेदार है जनता की, जनता को कैसे बचाना जाए, उसको लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। ये भी हमारा आर्टिकल जो 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो सरकार का जो काम है, सरकार का एक काम है। सरकार पूरा एक काम से फेल्योर हो गया। फेल्योर तो नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं। सारी चीज सरकार क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो ये सरकार जो आए हैं 2014 से, ये सरकार का सारी चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का कारण है सरकार का कोई भूमिका नहीं है जनता को भले करने के लिए, जनता को प्रोटेक्शन करने के लिए। उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी जो सरकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से हट के सरकार सारी चीज को पूंजीपति वर्ग के ऊपर छोड़ दिया। हमारी जो प्राइमरी जो नीड्स होता है, जैसे हेल्थ हेल्थ सिस्टम, केवल हेल्थ नहीं है, सारी चीज को। अभी तो महामारी में सबसे बड़ा जरूरी है सारी हेल्थ सिस्टम को राष्ट्रीयकरण करके
जो राष्ट्र का, जो स्टेट का जो फंक्शन होता है, ये हेल्थ सिस्टम को कम से कम ऑपरेट करने का आज कोई कंट्रोल नहीं है स्टेट का। ये मिनिमम जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में मिनिमम ऑक्सीजन, मिनिमम दवाई, और कम से कम एक जैसे उसको इलाज होने के लिए बेड होना चाहिए। ये आज देख रहे हैं जो स्टेट का जो भूमिका होता है, स्टेट का कोई भूमिका नहीं है। एक कंप्लीटली एक अनरूली, जैसे कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, स्टेट नाम से कुछ चीज भी दिखाई रहा नहीं हमारा आज। ये हाल हो गया। जैसे हमारी दिल्ली हाई कोर्ट का जो विचारपति, वो भी बहुत दुख से बताया जो देश कौन चला रहा है, देश भगवान चला रहा है। तो इन एब्सेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट आज पूरा से पूरा कोई स्टेट का भूमिका नहीं है। तो स्टेट का जो भूमिका नहीं है, ये स्टेट क्या करेगी? ये स्टेट का जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी निभाना नहीं है। तो अभी जो गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट तो कंप्लीट टोटल फेल्यूर गवर्नमेंट है। अभी उसको कोई प्लानिंग नहीं है। कल भी मद्रास हाई कोर्ट में बताया, जो चुनाव आयोग के कारण से देश में इतना महामारी फैल गया, एक कंप्लेन को भी हम लोग सुना नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाई कोर्ट, जुडिशियरी, ब्लेमिंग द अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भारत में हम लोग कभी देखा नहीं, आज तक कभी देखा नहीं। जो हाई कोर्ट इज ब्लेमिंग द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने का कारण क्या है? जो इलेक्शन कमीशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट, तो स्टेट का फेलियर है। और वो भी बताया जो मद्रास हाई कोर्ट, जो इलेक्शन कमीशन का पदाधिकारी के ऊपर जो मर्डर चार्ज करके उसके ऊपर फौजदारी दंड विधि से कंप्लेन दर्ज होना चाहिए। इसके मतलब है इनडायरेक्टली हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का जो चुनौती है, ये सरकार के, पूरा सरकार के ऊपर। अभी जो सरकार का जो भूमिका हम लोग देख रहे हैं, ये सरकार अभी जो महामारी से जो जेनोसाइड हो रहा है, ये नेग्लिजेंस के कारण से, ये महामारी को कंट्रोल करने के लिए स्टेट का जो भूमिका था, स्टेट अपना भूमिका निभाने तो आज इतना हाल होता नहीं है, कुछ निभाना नहीं है। एक जिम्मेदार सारी स्टेट है। ये जो जेनोसाइड हो रहा है इस देश में ऑक्सीजन के कारण से, क्या हो रहा है, इसी इतना एक सिचुएशन भारत में कभी आया नहीं, दुनिया में कभी हुआ नहीं, कहाँ पे हुआ नहीं। एक स्टेटलेस मीन्स सब मंत्रिमंडल है, सब कुछ है, स्टेट नाम से कोई फंक्शन नहीं है। और जो संविधान है, संविधान नाम से भी कुछ दिखाई दे रहा है। संविधान से स्टेट का जिम्मेदारी है वेलफेयर करने के लिए जनता को, और इसी के कौन मर रहे हैं? सारी भारत की जो गरीब लोग, भारत के जो भूमिहीन, जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में कमल किशोर काटेरिया साहब बताया, जो मर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी समाज में, हमारा देश में सारी मजदूर वर्ग और सारी जो गरीब लोग। और देश में गरीब मजदूर कौन होता है? देश में एक भारत एक देश है जैसे सामाजिक आधार से, राष्ट्रीय आधार पे ये जाति भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, जिसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज। ये तो बराबरी है, मजदूर का कारण है, ये काम करने का कौम है। इसको तो केवल लेबर है ये लोग। मैक्सिमम परसेंट ऑफ पीपल जो SC ST OBC मजदूर है। और आज क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन के कारण से सारी क्षेत्रों में अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, लेबर लॉस को खत्म कर दिया। लेबर लॉस को खत्म करने के बाद आज मजदूर का कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, नौकरी का कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसके मतलब है ये पेंडेमिक महामारी में देश से सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी देश का जो मजदूर वर्ग।
हमारी देश का डोमिनो जो आ गया वो तो किसान, उसमें हमारे एक एक एचपी का खेतिहर टीका मजदूर, उसमें नहीं जा ये मालूम लोग है। सारी मर रहे हैं। आज देखिए, जो स्टेट का जिम्मेदार होता है सारी वैक्सीन को देने के लिए, फ्री वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने स्टेट का जिम्मेदारी है। और वो क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल सर्विस गवर्नमेंट बोल रहे हैं मैं कुछ क्षेत्र में ठीक ठीक। फ्री वैक्सीन वैक्सीनाइजेशन करूंगा, फिर स्टेट के हाथ में छोड़ दिया, फिर प्राइवेटाइजेशन 50% प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में छोड़ दिया। ये तो एक अराजकता फैल रहा है। स्टेट स्टेट वैक्सीनेशन से नाम से देश में एक अराजकता फैल रहा है। और ये सारी जो पूंजीपति को ये मौका दे रहा है लूटने के लिए। आज सारी देश में हमारा भारत में सारी मजदूर किसान अपना को इतना इतना उसने परेशान में है, उसके पास खाने का पैसा नहीं है। कारण एक साल पहले जो पेंडेमिक हुआ था और उसका भी चल रहा था वो सिचुएशन में लोग जहाँ से काम करते थी उसे गांव में आ गया, गांव के फिर वापस गया है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से फिर वापस आ रहा है। उसका कोई सर्विस सिक्योरिटी नहीं है, नया श्रम कानून के अनुसार उसके कोई कंपेंसेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी ये सिचुएशन में मेरा एक कहने का है, जो स्टेट को सारी चीज को जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी स्टेट को ही निभाना है। अभी तो हम लोग चाहते हैं जो पहली बार एक तो चीज है, सारी जो वैक्सीनाइजेशन होगा देश का, सारी जो सिटीजन को, सारी व्यक्ति को, सारी आदमी को वो वैक्सीनाइजेशन सरकार का जिम्मेदारी है, फ्री वैक्सीनाइजेशन करना एक। दूसरा, सारी जो आदमी को इलाज कराने का बहुत टेम्पोररी हॉस्पिटल खुलना चाहिए, जहां से कोई कुछ इलाका में मस्जिद मस्जिद में भी एक कोरोना हॉस्पिटल बनाया। अभी देखिए, आज अखबार में देखा है दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के जज के लिए, दिल्ली का जो विचारक जो है, जज है, उसके लिए दिल्ली के एक 5 स्टार होटल हो, 5 स्टार नहीं हो तो 9 स्टार होटल है, अशोका होटल से 100 रूम्स बुक कर दिया। जो समाज के जो उच्च वर्ग का आदमी होता है, समाज से जो एक जुडिशियरी का जो लोग होते हैं, वो अपना अपना परिवार के लिए अशोका होटल में 100 कमरा बुक कर दिया। उसमें एक कमरा का एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया। तो मेरा कहना मतलब है, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए। तो आम जनता के लिए क्या होगा, कम से कम एक टास्क फोर्स बनाओ। हमारी समाज में जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो है, जो डॉक्टर्स है, सबको लेके, और सारी सोशल एक्टिविस्ट को लेके, और जो रिटायर्ड, जो बड़े बड़े वरिष्ठ जो लोग, जो हमारा आईएएस था, आईपीएस था, आईआरएस था, ये सब लोग रिटायर्ड होके बैठे हैं, जिसके एक्सपीरियंस है ज्यादा, उसको लेके एक टास्क फोर्स बनाओ। दुनिया एक हर स्टेट में टास्क फोर्स बना के जहां जहां से संभव एक टेम्पोररी शेल्टर बनाना, कोरोना हॉस्पिटल बनाना, जैसे आदमी को एक भरोसा आ जाए। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट को खिलाफ जो कुछ सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, उसको निर्देश दे दिया, जो व्हाट्सएप के भी और फेसबुक सबको उसको डिलीट कर दो। फिर भी हुमकी लगा रहा है। काल परसों परसों एक इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आए थे, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सेकंड ऑर्डर, वो बोल माजी रहा है। हाँ जी। माजी सर, इसको सेकंड राउंड में कर लेंगे। हाँ, ये हाँ वाला ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है ना ठीक अभी। है, ठीक है, ठीक। हाँ अच्छा, मैं 2 मिनट में कंप्लीट कर रहे हाँ, हैं। करेक्ट। अभी तो देखिए, जो संविधान मुताबिक स्टेट का जो भूमिका होता है, वो आर्टिकल 21 से, अनुच्छेद 21 से, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, सारी भारत की सब जनता को लाइफ को प्रोटेक्शन देने के वो सरकार का जिम्मेदारी है, और उसको उसको निभाना ही चाहिए। और इसके ऊपर भी उसका जो वर्क भी होना चाहिए, उसको कैसे उसको जीवन निर्वाह हो, उसको कैसे वो बाँचे, उसको अभी सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ उसको जो प्राइमरी जो नेसेसिटीज होता है, सब कुछ उसको, अनाज भी हो, उसको जो भी हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना फिर शुरू करना है। ये पेंडेमिक सिचुएशन में स्टेट तो देखिए लाखों लाखों रुपया पूंजीपति को छोड़ छोड़ रहा है, और जनता के लिए कुछ नहीं है। तो
ये कंप्लीटली ये स्टेट का काम करना चाहिए। ये हम लोग को अभी समझाना है, जनता के अवेयरनेस करना है, ये स्टेट की पूरा जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं सेकंड। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद मांझी साहब। अ, आपने काफी विस्तार में अपने विचार रखे वर्तमान परिस्थितियों पर, किस तरीके से सरकार हमारी फेल हो रही है और किस प्रकार से जो व्यवस्था में बैठे हुए, समाज में बैठे हुए जो बड़ी बड़े जो अमीर लोग हैं, चाहे वो सरकारी पदों में बैठे हुए हों या पूंजीपति हों, उन्होंने किस तरह से अपने वर्गों के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। लेकिन आम जनता जो है, जो कि बहुजन समाज से संबंधित है, जो गरीब शोषित वंचित मजदूर वर्ग है, जो पलायन कर रहा है, जो रोजी रोटी के लिए बड़े बड़े शहरों में आया था वापस गांव में जा रहा है, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। कोई भी नहीं कर रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर मैं एस डी कठिरिया साहब से भी चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। कठिरिया जी। और जय भीम सभी साथियों, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही बोलिए। आवाज आ रही हाँ सर? हाँ, आ रही सुन बोलिए। रहा सर, सर जो है, ये सरकार जो है, हम कहते जरूर हैं सरकार चल रही है, स्टेट की चल रही, सेंट्रल की चल रही है। सच्चाई ये है कि ये जहां भी जो है, ये जो सरकारें जो है चल रही हैं, खास तौर से भाजपा शासित सरकारें हैं या सेंट्रल में जो है भाजपा की सरकार है, ये संविधान से कहीं ज्यादा ये लायबल है, वफादार हैं, ये मनुवादी जो है व्यवस्था को जो है पुनः थोपने की कोशिश कर रही है। इनको साल भर पहले ही जो है संकेत मिल चुका था, कोरोना की एंट्री हो चुकी थी, इनके पास पर्याप्त समय था, पीएम केयर फंड में करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा भी किया गया था। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने जो है, या प्रधानमंत्री जी ने या स्टेट की गवर्नमेंट ने कहीं भी कोई इस आज जो आपदा काल आया हुआ है, जो देश के हालात, जिस हालात में देश पहुंच चुका है, उसकी कोई भी जो है एनालिसिस, कोई भी होमवर्क, कोई भी तैयारी सरकारों द्वारा की ही नहीं गई है। और इस आपदा में सिर्फ जो है चंद जो है या तो ब्यूरो या तो जो है पूंजीपतियों का जो है हित देखा गया है, या सरकार ने स्वयं अपनी पार्टी का, अपने वजूद का, अपने आप का हित देखा है। जो आम जनता जो है, आज 70% जो है देश की जनता, देश के हालात इतने गर्दिश में चले गए हैं, वो भुखमरी की स्थिति में चला गया है। और इस बीमारी को आपदा में अवसर बनाने का सरकार का, मोदी जी का खुद ही का संदेश रहा है, आदेश रहा कि इसको, आपदा को अवसर में बदलिए। इसलिए जो है ये वही हालात हैं, वही डायरेक्शन है, वही सोच इनका है कि आज जो है एक जो इंजेक्शन 1,000 रुपए की कीमत का है, वो 20-20 हजार में बेचा जा रहा है, 40-40 हजार में बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 500,000 रुपए का है, वो जो है 20-20 हजार में दिया जा रहा है। तो ये आपदा में अवसर जो है ढूंढा जा रहा है। और सबसे ज्यादा, अगर सबसे बड़ी बात है, जो पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वो जो है किसी न किसी अपनी अप्रोच से, अपने पैसे के बल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर होगा तो वो देश का जो है बहुजन समाज जो है सबसे ज्यादा पीड़ित है। उसके पास ना घर है, ना कोई जीविका का साधन है, ना उसके पास कोई संसाधन है। इस बीते 1 साल में लगातार वो नौकरियों से हाथ धो रहा है, रोजगार से हाथ धो रहा है, धंधे पानी सब जो है चौपट हो चुके हैं। उसके पास अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। और कोरोना बीमारी से कहीं ज्यादा जो है उसके मरने के जो है चांसेस बन गए हैं कि वो भूख प्यास से मर जाएगा, उसकी फैमिली भूख प्यास से मरेगी। और वो सड़क पे क्या, वो तो बिल्कुल फुटपाथ से भी फुटपाथ पे जा चुका है। ये आज सबसे बड़ा चिंतन का विषय है कि सरकारों की इतनी बेरुखी, इतनी जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो सरकार चलाई जा रही, सरकार संविधान के हिसाब से चलाई ही नहीं जा रही है। वो सिर्फ एक अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि पूरा देश एक कोरोना महामारी से जब ग्रसित है, सरकार ने तो एक पैनिक क्रिएट और किया है। और वो पैनिक क्रिएट करके जो है, जो छोटी मोटी तकलीफ से आदमी, जरा सा एक दिन बुखार आ गया, उसे छींक आ गई, उसे जुकाम हो गया, तो वो इस कोरोना की दहशत से
इतना जो है भयभीत हो जाता है कि वो भाग खड़ा होता है। अस्पतालों के पास जो है ना उसे डॉक्टर की सुविधा मिल पा रही, ना बेड की सुविधा मिल पा रही, ना ऑक्सीजन की मिल पा रही, ना दवाइयों की मिल पा रही, और वो अफरा तफरी में इधर से उधर भाग दौड़ में ही अपनी दम तोड़ देता है। हो सकता है कि और इसकी जिम्मेदार खुद सरकार है। सरकार ने जो है इतना पैनिक क्रिएट किया है कोरोना के नाम पे, इस बीमारी के नाम पे इतनी दहशत फैलाई गई है कि जो है आदमी जो है जरा सी भी बीमारी को जो उसका जो है जो ढाढ़स है, जो हिम्मत है, जो उसका धैर्य है, संयम है, वो सब डगमगा जाता है और टूट जाता है। वो एकदम घबराहट में ही जो है अपनी दम तोड़ देता है। जबकि इतनी, मैं आज भी मान रहा हूं कि कोरोना ये हर सीजन में सीजनल थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं, मौसम चेंज होता है, खांसी जुकाम वायरल सब कुछ होते हैं, मलेरिया टाइफाइड वगैरह वगैरह। इनको अगर थोड़ा संयम से घर पे ही अपना परहेज करके अपने को थोड़ा संतुलित जो है खान पान का संतुलन करके अपना थोड़ा निवाया पानी पी के हल्की फुल्की जो है डोलो वोलो क्रोसिन आइवोसेजिक प्लस जो है तमाम ऐसी जो पैरासीटामोल गोलियां हैं उनसे भी वो 2-4 दिन में अपनी स्थिति को बेहतर बना लेता है, बना सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अगर 1 घंटे का भी किसी को बुखार आता है तो वो एकदम से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधा अस्पतालों की तरफ भाग खड़ा होता है। और अस्पताल तो आजकल बूचड़ खाना बन गए, वहां ना कोई सुनने वाला है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई जो है कंपाउंडर है, ना कोई उनको सुविधाएं है, ना कहीं बेड है। आज दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में कितनी शर्मनाक हालत है कि बड़े बड़े जो है जो सरकारी अस्पतालों का ये आलम है कि ओपन में कोई कार में ऑक्सीजन लगवा रहा है, कोई खुले ग्राउंड में जमीन में लेट के जो है अपनी दवा ट्रीटमेंट ले रहा है। तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्यशाली क्या स्थिति होगी। ये देश की हमारी जो मौजूदा सरकार का जो है जो आईना है, जिसे हम जो है आज भी कुछ अंधभक्त जो है उसको सर्वोपरि सरकार मान रहे हैं, बहुत बड़ी जो है कामयाब नेता मान रहे हैं, बल्कि देश को हर स्थिति से फेलियर जानबूझ के फेल किया गया है। सरकारी संस्थानों को निजीकरण में जो है स्थानांतरण करना, उनका निजीकरण करना, रेल वेल एयरपोर्ट सब कुछ तो जो है LIC वगैरह सब प्राइवेट को कर दिया गया है। देश का जो एक लोकतांत्रिक ढांचा जो 60-70 साल से खड़ा हुआ था उस ढांचे को ही इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। अब सवाल इस बात का है कि आज जो है इस हालात में जो है सरकार, मेरा तो यही मानना है कि सरकारें जो है ये खुद ही चाहती है कि आज आम आदमी 70-75-80% आदमी जो है सिर्फ अगर अपना दिमाग काम करे, वो अपनी सोच काम करे तो वो इतना ही सोच सके कि वो शाम को उसे खाना मिलेगा या भूखा सो जाएगा, वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, उसे ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार ने सिर्फ अपनी पार्टी का जो है भला सोचा है। जो पैसा मिला है, जो कटौती की है सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, उस पैसे का भी इन्होंने जो है दुरुपयोग किया है। मैं समझता हूं कि मौजूदा पार्लियामेंट को आप अच्छी तरह जानते हैं, हजारों साल तक अभी उस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी खूबसूरत है, इसके बावजूद भी जो है उसे 50,000 की लागत से 50,000 करोड़ की लागत से नया पार्लियामेंट भवन बनवाया जा रहा है। 800 करोड़ की लागत से जो है बीजेपी का मुख्यालय बनवाया गया। PM आवास जो है जिसमें पंडित नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही है, राजीव गांधी रहे हैं, बड़ा वीरों को अच्छे घराने के लोग वहां PM हाउस में रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है नरेंद्र मोदी अकेली जान के लिए PM हाउस अपना अलग से बनवाया जा रहा है, वो भी 550 करोड़ 5 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का लगभग। ये सब क्या है जो है एक देश का जहां जो है जहां 70% जनता पेट भर के रोज भोजन नहीं मिल पाता उसको, उसे जो है छत नहीं है, उसके पास कोई साया नहीं है, उसके पास रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, उस स्थिति में जो है एक कहावत देसी है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। देश की जो है ये तमाम जो आम जनता की कमाई को, पूंजी को कुछ तो लुटेरों ने लूट लिया, कुछ ये जो है अब जो है नेताओं ने जो है हजम कर लिया, अपने जो है चंद फायदे के लिए कुछ पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। ऐसी स्थिति में जो है समस्या बहुत ही
मुझे तो नहीं लग रहा कि जो है भगवान भी कोई इस मौके पर मदद आके करेगा। और जो है अब तो ऊपर से आत्मनिर्भर भारत का जो है निर्देश दिया गया है। वो आदमी जो है, जो बेरोजगार है, दरबदर है, अपना घर वतन छोड़ के मारा मारा शहरों दर शहरों घूम रहा है, उसके छूटे, काम धंधे सब छूट चुके हैं, उसके हाथ पर भी जवाब दे रहे हैं। ऐसी स्थिति बहुत ही जो है विचार हो गई है। हम समझते हैं कि जो है इस समय जो है जो सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग होगा वो जो है वंचित समाज होगा, बहुजन समाज होगा, जिसे हम 25-85% का जो है की गिनती में कर लेते हैं, उसको जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इस सरकारों का तो शुरू से जो है जितने भी, चाहे वो जो जहां भी भाजपा की सरकारें रही हैं, आरएसएस के निर्देश पर काम कर रही हैं, और वो सिर्फ उनका एक ही मकसद है, हिंदू घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम की राजनीति ले जाते हैं। आप चाहे सवाल भी सरकार से करते हैं, आपको देशद्रोही किया जाता है, आपके खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। अगर चुनाव लड़ने की बात आती तो एक एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मास्क नहीं लोगों ने लगाए। हमेशा हो, नड्डा हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे स्वयं मोदी हो, उन्होंने लाखों की भीड़ में कभी तक कोई उनको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते दिखाई दिए कहीं? बिहार के चुनाव हुए हों या अभी हाल फिलहाल में आसाम या बंगाल के चुनाव हुए हों, सरकारों ने अपना जो है बेवजह जो है गैर जिम्मेदारी वाला पर्चा दिया है, अनाप शनाप पैसा दिया है, जिसके अस्पताल में सरकार के नुमाइंदों ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया है और गैर जिम्मेदारी का पर्चा दिया है। कोई होमवर्क नहीं किया है, कोई तैयारी नहीं की है, जिसका नतीजा आज हम आप सब देख रहे हैं। बस धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, नहीं अभी फिर से पूछेंगे, अभी सेकंड राउंड अभी एक बार और आएगा आपके पास। जैसे कि कथोरिया जी ने बताया, माली साहब ने बताया कि जो आपदा में अफसर जो है सरकार इस बार भी देख रही है। इंजेक्शन जो 5,000 का है वो 20-20 हजार में बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है जो 4,000 मिलता है वो 20-20 हजार में दिल्ली में मिल रहा है। ऐसी ये स्थिति पूरे देश में है। और इसी में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि जहां तक पूंजीपतियों का सवाल है, तो जो रिपोर्ट एक है कि पिछले साल मार्च 2020 के बाद एक साल में इस साल मार्च तक, मतलब पिछले साल मार्च 20 के बाद अप्रैल से लेकर इस साल मार्च तक जो भारत के 100 अरबपति हैं उनकी संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 12,97,000 मतलब 12,97,822 करोड़, इतनी वृद्धि हुई है। अगर इस राशि को जो है जो 13.8 करोड़ जो सबसे गरीब लोग माने जाते हैं इस देश की, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बहुत ही गरीब है, और उसकी जो उनको जनसंख्या जो भी सर्वे रहा हो उसके हिसाब से उन्होंने 13.8 करोड़ मानी है। अगर उसमें बांट दिया जाए तो ये जो वृद्धि है यही प्रत्येक व्यक्ति को 94,045 रुपए सबको मिल सकते हैं। इससे समझ में आता है कि किस तरीके से और यही पता चला है कि किस तरीके से इस महामारी के दौरान मुकेश अंबानी ने कमाया। उसकी कमाई जो एक जितनी कमाया है सिर्फ एक साल में, एक मजदूर को उतनी कमाई कराने में 10,000 साल लगते हैं अगर जिंदा रहे तो। अगर 10 मतलब ये कह दिया कि वो मर गया उसके बाद दूसरा दे दिया, तो जो भी 20-25 साल 30 साल उसने काम किया होगा उसमें अगर जोड़ दिया जाए और उसको सारी चेन को एक मजदूर माना जाए तो 10,000 साल में वो कमाएगा, जो मुकेश अंबानी ने केवल एक साल में कमाई करी है। तो ये साथियों, ये एक विडंबना है इस देश की, और उससे पूरा देश जूझ रहा है। और जैसे कि माजी साहब ने भी कहा था, और मैं उसी मुद्दे पर अब आपके विचार जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष भी देखा, पहली लहर में भी हमने देखा कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उन्होंने इस आपदा को में अवसर ढूंढा। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आपदा में अवसर तलाशने हैं। वो दिखाने को तो ये लगा था कि ठीक है हमने वेंटिलाइजर बनाए, हमने
मास में बनाए, हमने एक्सपोर्ट भी किया, लेकिन अगर उसकी तुलना अगर हम देश की बर्बादी से करें, देश की, तो वो कई गुना ज्यादा है। तो हमारे जो सकारात्मक उपलब्धियां बहुत कम है, नकारात्मक उपलब्धियां जो हमारे जो है वो हमारे मतलब फेल्योर है वो बहुत ज्यादा है। और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने खाली ये तो पूंजीपति समाज के द्वारा जो उपलब्धियां वो गिना देते हैं। अदरवाइज अगर देखा राजनीतिक क्षेत्र में, तो जो सारे विपक्ष में जो बैठे हुए हैं उनको एकदम नकारा कर दिया, ना तो उनकी मीटिंग हो सकती है और ना ही वो कहीं पे जा सकते हैं। मीडिया तो वैसे भी सत्ता के हाथ में वो उन्हीं की बात दिखाता है। और उल्टे सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने इस इस जो है महामारी को का जो है आपदा में अवसर जो उन्होंने ढूंढा, उन्होंने उनकी मीटिंग कहीं बंद नहीं हुई, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए कहीं भी जा सकते हैं, उनके एमएलए कहीं जा सकते हैं, एमपी कहीं जा सकते हैं, उनके मंत्री कहीं जा सकते हैं, कोई ना कोई सरकारी दौरा बनाया कि या कुछ किया। और अगर कोई उन्होंने अगर जो है एक तरीके से कहा जाए अब बिना परमिशन के भी कोई काम किया तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनका इसीलिए पूरा ध्यान रहा कि इस आपदा में अफसर को किस प्रकार से विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने समर्थन में वो पूरे हवा के रुख को मोड़ रहा है। इसलिए तमाम परेशानियों के बावजूद जो भी चुनाव हुए उसमें अंत में जाकर जीत जो है सत्तारूढ़ दल को ही मिली, उन्हीं की सरकारें बनी, चाहे उनके सहयोग से गठबंधन में मिली या उन्होंने अकेले दम पे बनाई। और जहां पर दूसरे सरकार को मिल भी गया तो भी उन्होंने जोड़ तोड़ करके उसको अपने फेवर में कर लिया। यही हाल अभी बंगाल में भी होने वाला है। और जिस तरीके से जिस मकसद से वहां 8 चरण में चुनाव कराए गए, तमाम उनसे कहा भी गया कि 8 चरण के चुनाव इससे गलत है, जब बिहार में चुनाव 3 चरण हो सकते हैं तो वहां पर बंगाल में 8 चरण की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी आप देखिए, जैसे कि मांझी साहब ने भी इशारा किया था, मैं उसको रोका भी था, कि आरएसएस ने भी ये कहा है कि आप इस क्राइसिस में, जो कोरोना क्राइसिस है, उसमें जो देश विरोधी ताकतें जो है देश की छवि, सरकार की छवि गिराने का काम कर सकती है। एक तरीके से ये संदेश दे दिया गया है कि सरकार की असफलताओं पे कोई प्रश्न मत उठाइए, सरकार जो कर रही है उस पर सकारात्मक बोलिए, और अगर उनके विरोध में बोलेंगे तो आपको देशद्रोही करार देकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये संकेत पूरी तरीके से सत्ता के द्वारा दे दिया गया है, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सत्ता हो, चाहे प्रदेश में बैठी हुई सत्ता हो, या उनके जो आरएसएस में बैठे हुए जो मुखिया है उन्होंने ये संदेश दे दिया। तो ऐसे में आपको मांझी साहब को, चूंकि मांझी साहब का राजनीतिक बहुत बड़ा अनुभव है और वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वामपंथी आंदोलन जुड़े रहे हैं और बहुजन आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। और बंगाल के राजनीतिक अनुभवों से लेके उनका पूरे देश में राजनीतिक प्रवर्तन जो भी है उनमें लगातार विभिन्न लोगों से उनकी मुलाकात होती रहती है, और खुद भी पिछले 40 साल से वो सक्रिय रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसे में, क्योंकि इसका ऐसे जो प्रयास होते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सत्तारूढ़ को तो सबसे ज्यादा फायदा होता है, सबसे और नुकसान विपक्ष को होता है। लेकिन विपक्ष में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो नुकसान तो झेल लेती हैं। हमारा बहुजन सामाजिक संगठन है वो बिल्कुल इसका जो है नुकसान नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि उनकी गतिविधियां एकदम शून्य पे पहुंच जाती हैं और उसका खामियाजा जो है बहुजन समाज को ही भुगतना पड़ता है। और जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न विधानसभा चुनाव में तमाम मत विरोधी मत विरोधों के बावजूद भी, तमाम उनके जो है वैचारिक विरोधों के बावजूद भी, उन्होंने धर्म के नाम पर अपनी सारी जो सत्ता पक्ष से अपनी जो कड़वाहट थी उसको भूलकर धर्म के नाम पर सत्ता पक्ष को ही वोट दिया, सत्तारूढ़ दल को वोट दिया। कहीं यही चीज जो है दोबारा तो रिपीट नहीं होगी आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, खासतौर पर यूपी के चुनाव में या जो भी चुनाव होंगे उनमें रिपीट तो नहीं होगी। और वो अगर वो रिपीट होती है तो उसको मुकाबला करने के लिए बहुजन संगठनों को क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले मैं मांझी साहब से चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। देखिए काठिया साहब, ये जो पेंडेमिक जो सिचुएशन और हमारी शोषित वंचित समाज के विका भी है, शोषित वंचित समाज का क्या हाल हो रहा है, ये चर्चा में तो सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है, जो भारत की जो संविधान हम लोग मिला है
ये संविधान एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक्स, ये चारों एक अगुवाई दिन से इसको कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। मैं तो, क्रांति तो बहुत बड़ा चीज है, मैं क्रांति समझ, इस संविधान के मुताबिक हमारी जो बहुजन समाज, जो समाज का जो डेवलपमेंट हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन भी जो हुआ है, एजुकेशन भी जो मिला है, और उसके पास जो साइंटिफिक नॉलेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, कारण क्या है? ब्राह्मण्यवाद, मनुवाद हम लोग जो बोलते हैं, ये एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। भारत का जो स्टेट का भी कैरेक्टर हो, सोसाइटी का जो कैरेक्टर हो, एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी मीन्स, यूरोपियन फ्यूडलिज्म में तो केवल जमीन का संपर्क होता है, और इंडियन फ्यूडलिज्म के एक बड़ा कैरेक्टर है, जैसे एक जातिगत विभाजन होता है। जैसे जातिगत विभाजन के कारण से जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर भी हो, और हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल का जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका फायदा पूंजीपति को मिला है। और ये पूंजीपति लोग भी चाहते हैं एक फ्यूडल स्ट्रक्चर को बहाल रखने के लिए। कारण क्या है? डेमोक्रेटाइजेशन जो हो रहा है, जो हो रहा था पहले, ये डेमोक्रेटाइजेशन से और कॉन्स्टिट्यूशन के कारण से जो लोग बाय बर्थ, और हमारा जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है, उसका जो हायरार्की से जो इनग्रेडेड इक्वालिटी होता है, उसको चैलेंज कर रहा था। अरे जो बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट बनाया, एक कॉन्सेप्ट मेनली एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। बहुजन शब्द और कुछ नहीं है, बहुजन मीन्स ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी आगे तब बढ़ते हैं जो सोसाइटी में वैज्ञानिक विचारधारा, लॉजिक, आर्गुमेंट, ये सब चीज आते हैं। जब एक मजदूर, एक किसान पूछेगा जो हमारा क्यों जाति व्यवस्था रहेंगे, क्यों रहेंगे, एक आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट के साथ वो चैलेंज करते हैं देश के फ्यूडल स्ट्रक्चर को, देश का प्रोडक्शन सिस्टम को। ये प्रोडक्शन सिस्टम को फिर बचाने के लिए, कारण पूंजी के कारण से, पूंजी के कारण से बचाने के लिए, कारण मजदूर तो मिनिमम वेजेस का जो एक सवाल था देश में, मिनिमम वेजेस भी लागू हुआ नहीं, और मिनिमम वेजेस में एक डेमोक्रेटाइजेशन। तो इसी कारण से इसको कैसे एक नया सोशल इंजीनियरिंग जो होता है, सोशल इंजीनियरिंग का मीनिंग है जो पुराने ढांचा को बहाल रखने के लिए उसको ठीक ठाक करना, यही कारण है। और ये जो कोरोना का जो पेंडेमिक जो सिचुएशन है, ये पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत र्यूमर होता है, बहुत फॉल्स प्रोपागेंडा भी है। फॉल्स प्रोपागेंडा में साधारण जो हमारे बहुजन समाज की जो गरीब पीछे जो मजदूर है, ये प्रोपागेंडा में प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के कारण से पैनिक तैयार करते हैं। पैनिक तैयार करने के, जैसे एच.डी. कटारिया साहब जो अभी बताया, जो जिसका इंजेक्शन का 1000 रुपीज होता है, जैसे हमारी समाज से जो मिडिल क्लास डेवलप हुआ है, वो चाहते हैं अपना को बचाने के लिए 1000 का इंजेक्शन 5000 में खरीद करेंगे। ये भी देखिए, ये भी एक क्राइसिस उसके लिए पैदा हो गया हमारी बहुजन समाज के अंदर। जो एक मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर भी आतंक पैदा करना है, उसको जेब से पैसा निकालना है, निकाल के उसको एकदम बर्बाद कर दो, ये भी एक तरीका है। ये सारी पेंडेमिक सिचुएशन को फैला रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं पूंजीपति के कारण से। जैसे उसको इंजेक्शन को बेचना है मार्केट में, जैसे ब्लैक मार्केटिंग करके ऑक्सीजन को बेचना है, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को बहुत मुनाफा, उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी का एक एक क्या है, एक साठ गांठ है। तो अभी मैं चाहते हैं जो एक ही लोग को इसके बचने के लिए, हमारे ऑब्जेक्ट्स का, इसके डिस्कशन करने का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी मजदूर, किसान, हमारे बहुजन समाज का आदमी कैसे बांचे, ये पेंडेमिक से कैसे बांचे,
बेरोजगारी से कैसे बांचे, भूखमरी से कैसे बांचे। इसको बचाने के तो लॉन्ग टर्म भी प्रोग्राम होना चाहिए ना। कुछ दिन के लिए बहुत लोग तो लास्ट पैंडेमिक सिचुएशन में हमारी समाज के अच्छे लोग भी है, वो अपना रेशन बांटा है, अनाज दिया है, गरीब आदमी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी तो उसके पास पैसा नहीं है। अभी तो कंप्लीटली जो जो गवर्नमेंटल और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, व्यक्ति जो लास्ट टाइम में पहली चरण में जो सहायता दिया था गरीब को, वो सहायता देने का पैसा उसके पास नहीं है। अभी जो भी करना है स्टेट को करना है, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। और स्टेट क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहा है? हमारी जो बहुजन समाज को जो विभक्तता आ गया, जो डिवीजन आ गया, हम लोग ये स्टेट को पास मांगने का हमारा ताकत नहीं है, स्टेट को चैलेंज करने के लिए ताकत नहीं है, स्टेट को कंपल्सन करने के लिए ताकत नहीं है। जो तुमको करना ही है, तुमको देना ही है, तुमको फ्री इंजेक्शन देना है, तुमको फ्री अनाज देना है, इट इज योर ड्यूटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ताकत भी नहीं है। तब भी इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो अगुवाई दिन आ रहा है। देखिए, हम लोग तो पैंडेमिक से सरवाइव करेंगे कारण गांव का मजदूर लोग, गांव का किसानों लोग, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट में भी थोड़ा उसको ट्रेडिशनल, उसके पास भी बहुत नॉलेज भी है, लोग बाँचेंगे। तो बाँचने के बाद भी जो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, क्वेश्चन क्या है। अगुवाई दिन से हमारा बच्चा को कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, अभी जो क्राइसिस आ रहे हैं, सबके जेब को खाली हो रहे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे बचेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा एक लेसन हमको दे रहा है ये पेंडेमिक का। लेसन क्या है? जो अभी एक पूंजीपति स्टेट का भूमिका क्या है, बहुजन समाज का विभाजन के कारण से उसको क्या मौका मिला, कैसे ब्राह्मणिज्म हमको बहुजन समाज को एकजुटता के तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लेसन लेके हमको आगे बढ़ना है। हमारा पास एक ही जो सोच है, ये सोच है हमको डेमोक्रेटिक रूप से हमको संगठित होना है। अब भाईचारा रूप से अपना बचाना है। जैसे गांव में जो भी हो, हमारी जो बहुजन समाज, हम लोग एक आदमी को प्रोटेक्ट करेंगे, सहायता करेंगे। एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करके ही हम लोग हमारी जो डेमोक्रेटिक जो एक एवोल्यूशन हुआ था, हमारा एक डेमोक्रेटिक जो बिल्डअप हुआ था, उसको रिवाइव करना है। ये रिवाइव करने के एक ही मात्र रास्ता है, बहुजन समाज को यूनिटी होना चाहिए। बहुजन समाज केवल जाति से नहीं है, जाति तो है ही, जाति के साथ जो मजदूर वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लेबर हमारी समाज में है, उसको एकजुटता करके एक नया सोच देना। और अभी एक कैंपेन हम लोग को शुरू करना है, जो स्टेट तुम्हारा जिम्मेदारी तुम निभाओ। हमारी समाज में जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं, उसको ये आवाज उठाना चाहिए, जो कम से कम तुम एक आपातकालीन रूप से एक सिस्टम को डेवलप करो, हम लोग तुमको सहायता करेंगे गांव लेवल तक। ये सिस्टम के अंदर सबका भी भागीदारी होना चाहिए। जो आपातकालीन सिस्टम को बार बार बोल रहे हैं, एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बिल्डअप करने की क्राइसिस को से हम लोग बांचने के लिए स्टेट का कोई भूमिका नहीं है, स्टेट कुछ करेगा नहीं। ग्राउंड लेवल से हमको आपातकालीन एक टास्क फोर्स बनाना है। सरकार सहायता नहीं करेंगे, एक सेकेंड, सरकार नहीं सहायता करेंगे। हमारी समाज से जो विद्वान व्यक्ति, जो सोशल रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जिसके साथ भी ह्यूमैनिटेरियन जो समाज के आदमी है, उसको ऊपर हम लोग का अपील है। हम तो सरकार के तो अपील करेंगे, सरकार के ऊपर अपील छोड़ के ज्यादा कुछ काम होगा नहीं। हमारी समाज में गांव से भी जो लोग हैं, उसके अपील है, आप लोग कम से कम एक छोटा कमेटी बनाओ। जैसे सब लोग को बचाने के लिए हम लोग क्या रास्ता निकाले, इसी में एक नया ताकत डेवलप होगा। ये ताकत को डेवलप करने के लिए आज हमारा चर्चा जो आदमी के साथ पहुंचेंगे, यही तो हमारा मैसेज है। हमारा मैसेज तो यही है, जो हमारे ग्राउंड लेवल से, मोहल्ला लेवल से हमारा छोटे छोटे जो बहुजन समाज की भाईचारा है, उसको लेके एक मिनिमम टास्क फोर्स गठित करना। और टास्क फोर्स हम लोग सोचेंगे कहाँ कहाँ हम लोग का किसको मेडिसिन मिलना चाहिए, किसको हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, उसका पैनिक भी दूर हो जाएगा। कम से कम ये पेंडेमिक का जो पैनिक फैलाया, ये पैनिक से कम बच जाए तो वो तो आधा लोग तो भी बच जाएगी। यही मेरा सवाल है। ये बड़ा एक भूमिका हम लोग को निभाना पड़ेगी।
इसीलिए जो राष्ट्रीय बहुजन सामाजिक परिसंघ और जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास हमारा निवेदन है, जो कम से कम जहां से जहां हम लोग का आदमी है, एक छोटा न्यूक्लियस फॉर्म करके हम लोग एक क्राइसिस को मुकाबला करने के लिए, एक क्राइसिस को फाइट करने के लिए अभी काम शुरू करना है। हाँ, धन्यवाद माजी साहब, बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशन बताया कि हमें गांव गांव जाकर बहुजन समाज को में एकता लानी होगी, उनके अंदर भाईचारा पैदा करना होगा, और उसमें सभी जो है, वैसे तो देखा जाए तो जो मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, चाहे जो खेतीहर मजदूर हो चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले, तो वो सभी से बहुजन समाज का हिस्सा है। लेकिन हमें उनकी सारी समस्याओं, खाली जातिगत समस्याएं नहीं, उनकी आर्थिक समस्याएं, सारी चीजों को लेकर उनके अंदर एक एक तो यूनिटी पैदा करनी है, और उन उनकी जो दुर्दशा है उसके कारण क्या है उनके बारे में उनको जागरूक करना होगा। एसडी कचरिया साहब से मैं जानना चाहूंगा कि आपके में जो है इन्हीं की बातों को जो माजी साहब ने बताया है उसको बढ़ाते हुए, अगर आप उससे सहमत हैं तो बताएं किस तरीके से हमें आगे जो है बहुजन समाज में एकता लाने के लिए, और जैसे कि जो ये जो कोरोना महामारी है, इसमें आपदा में अवसर जो है, सत्तारूढ़ दल, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वो इसका फायदा ना उठाएं, वो उसके, और हम अपने बहुजन समाज को किस प्रकार से इसमें सचेत कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपने संक्षिप्त विचार रखें 2 मिनट में, क्योंकि अब मीटिंग खत्म करनी है। और मैं मांझी साहब से जो है के सुझाव से सहमत हूँ। एक तो हमें मोटे तौर पे जो है यही जो है दृष्टिकोण रख के समाज में आम आदमी को ये मैसेज देना है, क्योंकि हमारा एक बहुसंख्यक समाज तो गांव में ही रह रहा है। 70% आदमी हमारा जो है, जिसे हम अपना बहुसंख्यक समाज कहते हैं, अपना बहुजन समाज कहते हैं, वो गांव में ही जो है रह रहा है, और समस्याओं को सबसे ज्यादा वही फेस कर रहा है। जहां तक उसकी इकोनॉमिक फाइनेंशियली मदद करने की बात है, तो हमारे समाज के जो है मुश्किल से 2-4% ही लोग हैं ऐसे जो है, जो थोड़े, जिन्हें हम संपन्न कह सकते हैं, या उनकी नजर में जो है, सरकार की नजर में हम क्रीमिलियर में हैं। और वो उनमें से भी 50% ऐसे हैं वो सरकार के कब्जे में है। वो सरकार, वो या कुछ करते हैं तो वो सरकार के हित की बात करते हैं, सरकार के वेलफेयर की बात करते हैं, सरकार की चमचागिरी करते हैं। वो समाज के बहुसंख्यक वर्ग को कोई किसी प्रकार का जो है लाभ पहुंचाने की उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। अब वो बहुजन सामाजिक जो संबंधी जो अन्य संगठन है, हमारे बहुजन संगठन है, जो खास तौर से अम्बेडकरवादी जो है संगठन है, उनमें भी इतनी भीड़ हो गई है, इतनी तादाद हो गई है कि हर संगठन का मुखिया अपने आप को ही जो है अकेले बलबूते पे वो सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, समाज का परिवर्तन करना चाहता है, जो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हमें जो है अपने ईगो को, अपनी जो है अपनी मुठमर्दी को जो है से हटके हमें जो है ये विचार करना पड़ेगा, हमें सबके साथ सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जो है सकारात्मक काम करना पड़ेगा। हमें अपने जो है समाज के जो है तमाम वंचित और शोषित समाज के लोग हैं, उनको ये मैसेज देना होगा कि जो है तुम जो है, जो मौजूदा जो है हमारी सरकार की योजनाएं हैं या जो कार्यपाणी है, वो हमको एक तरह से भिखारी बनाने से भी बदतर योजनाएं हैं, और उनका अब तक कहीं कोई लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिला है, और बल्कि उन्होंने जो है, जो उन्हें मिलना चाहिए था, वो हक भी उनका छिन गया है। ऐसी स्थिति में जो है वो बिल्कुल अपंग हो चुका है। हमें जो है, और इसका जो है विकल्प सिर्फ ये है कि हम चुनाव के माध्यम से, हम राजनीतिक तरीके से, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम इसका जवाब दे सकते हैं, और हमारे पास जो है पर्याप्त ताकत भी है। आज बहुजन समाज का अगर हम 85% मान के चलते हैं, वो 85% में अगर हमारा 50% समाज भी अगर इस मुद्दे पे एकजुट होता है, हमारे बहुजन जो है सामाजिक संगठन जो है, वो अगर एक राय होके सब एक दूसरे के जो है पूरक बन के सहयोगी भूमिका में आते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारी शुरुआत 2022 से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से हो सकती है। और
इनका पूरा प्रयास है। इस कोरोना का इनका सरकार का ये भी एक आपदा में अवसर है। सरकार भी जिसका खुद फायदा उठा रहे हैं कि स्वयं की मीटिंगों में उन पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो जब चाहे जहां चाहे जितने चाहे इकट्ठे हो सकते हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन वो हम अगर कहीं इकट्ठे हों, हम कहीं इकट्ठे होना चाहें तो हमारे लिए, हमारे तो 10 आदमी के लिए भी जो है वो 101 वो जो है धारा 44 की कार्रवाई करके जो है हमें छिन्न भिन्न कर सकते हैं। अगर गलती से हम मास्क लगाए हुए हैं, नाक से नीचे खिसका हुआ है, उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया कि हम कार के अंदर हैं, अकेले हैं, और तब भी मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप अभी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया, एक मास्क लगाने पे किसी ने अपील की कि जब आदमी कार में अकेले ड्राइव कर रहा हो उस समय मास्क लगाना क्या जरूरी है, तो हाई कोर्ट ने उसको सपोर्ट किया, अदालत ने उसे सपोर्ट किया कि अकेला आदमी भी अगर कार ड्राइव कर रहा है तो वो भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा और उसे अकेले ड्राइवर को भी मास्क लगा के कार में चलना चाहिए। आज जिस ऑक्सीजन के लिए हम जो जूझ रहे हैं अस्पतालों में, एक एक बूंद, एक एक जो है व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए हम छटपटा रहे हैं, उसी ऑक्सीजन को हम जानबूझ के भी अवॉइड कर रहे हैं। मैं जो समझता हूं कि 20% 30% ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल लकीर के फकीर हैं कि वो सवेरे से मास्क अगर उन्होंने पहन लिया तो वो शाम तक उनका मास्क नहीं उतरता। वो ऑलरेडी बीमार नहीं भी है तब भी उन्हें कोरोना हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही होंगे कि उन्हें जो है ऑक्सीजन उनके फेफड़ों में पहुंचती नहीं है, उनका मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। तो हर समय मास्क लगाने की बाध्यता, पाबंदी, ये भी सरकार का एक जो है बहुत ही गलत फरमान है। और इसके लिए हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। जब हम अकेले हैं, घर पे हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है, तो हमें मास्क को ऊपर नीचे खुली हवा में सांस ले लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ 100% सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं और हम मास्क को उतारते ही नहीं हैं, तो ऐसा आदमी फिर तो भगवान मालिक है उसका, जो है वो तो जो ऑक्सीजन जो है नेचुरल ऑक्सीजन जो उसे मिल रही है वो भी नहीं ले रहा है, खाली सिलेंडर की ऑक्सीजन के लिए जो है छटपटाता घूम रहा है। तो ये जो है हमारी स्थिति ये है कि हम एक फील्ड में, एक जो है एक्चुअल में आप 1.5 साल से देख रहे होंगे कि जितने भी जो सरकार के अलावा जो भी जो है संगठन है, ना कहीं कोई मीटिंग कर पा रहे हैं, ना कहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, ना कहीं शादी ब्याह में भी जो है उनकी मुलाकातें। कोरोना की दहशत फैलाएगी, स्कूल नहीं खुलने दिए गए, पूरी साल चौपट हो गई, घर पे बैठे कितने बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की है। मैं समझता हूं कि 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वो संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास कोई गाइड नहीं है, उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। वो ऑनलाइन शिक्षा का क्या मतलब, उनका जो है वो कितना पढ़ पाए। मुश्किल से 30% ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, थोड़े संपन्न हैं, उनके घर में लैपटॉप है, मोबाइल है, तो वो थोड़ा बहुत बच्चे को गाइड कर पाते हैं। तो इसका 1 साल से बच्चा बिल्कुल लाइफ शिक्षा चौपट हो चुकी है और दूसरी साल में भी एंट्री हो गई है, अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं और ऐसा लग रहा है कि यही हालत रही तो ये साल भी जो है 2021 में भी कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो शिक्षा का तो स्तर 0 हो चुका है, काम का रोजी रोटी का स्तर 0 हो गया है। तो अब इस हालात में हमें जो है, हम कहीं ना कहीं व्यवस्था को दोषी मानते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं। अब जो है इसके लिए सरकार को जो है बकसना जो है वो हमारी बेवकूफी होगी। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है और वो मताधिकार का ब्रह्मास्त्र है जो संविधान से मिला है, बाबा साहब के प्रयास से मिला है। अगर इस प्रयास को, इस ब्रह्मास्त्र को अगर हम अपने चुनाव में प्रयोग कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये महाविशाल का जो है इस आतंकवाद को जो है देश से खत्म किया जा सकता है। धन्यवाद। जय भीम। अभी हमने इनके मांझी साहब के विचार सुने और एस टी कठेरिया साहब के भी विचार सुने, तो इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति आज देश की बहुत ही खराब है और सबसे ज्यादा खराब स्थिति इस देश के बहुजन समाज की है। और आने वाले दिनों में जैसा कहा जा रहा है कि 15 मई के आसपास ये कोरोना महामारी जो दूसरी लहर है वो पीक पे पहुंचेगी
और ये अंदाजा है कि 15 मई तक पीक पहुंचेगी। तो उसका मतलब है कि अगर वो सामान्य स्थिति होते होते अगले 6 महीने और ऐसे निकल जाएंगे, और अगर 6 महीने ऐसे निकले तो इस देश के वंचित शोषित मजदूर वर्ग का, किसान का क्या हाल होगा, जिसको कि हम बहुजन समाज कहते हैं, उसका क्या हाल होगा। इसका हम कल्पना करके ही करें तो भी हम शरीर में हमारे सिहरन सी दौड़ने लगेगी, अगर हम इस तथ्य पर विचार करें। तो हमें इसके लिए हमें निश्चित रूप से सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी है वो है इस कोरोना महामारी की जो सेकंड वेव आई। पहली वेव में हमने बहुत ही मानवता वाली घटनाएं देखी, लोगों ने लोगों को, दूसरों को, गरीबों को खाना खिलाया, रास्ते में जा रहे हैं उनके लिए खाने का इंतजाम किया किया। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार उस तरह की स्थिति नहीं आई, क्योंकि मजदूर और बाहर काम करने वाला, बड़े शहरों में काम करने वाला तुरंत तैयार था। जैसे ही उसे लगा कि लॉकडाउन की घोषणा होने वाली है, चाहे भले 4 दिन का लगाओ, उन्होंने तुरंत जाना शुरू कर दिया। लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं भी सामने उसके बावजूद भी आई। जो पिछले वर्ष लोगों ने अपनी दयालुता से एक अच्छी इमेज बनाई थी, इस बार वो इमेज उलटती हुई नजर आई। अब जैसे कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के टैंकर आए, तो नेता जो है उस टैंकर के साथ अपना फोटो खिंचवाने में ही 1 घंटा 1.5 घंटा लगवा दिए। जब तक फोटो उनके सारे नेताओं के नहीं हुए तब तक टैंकर जो है अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिए गए। इसी तरीके से आप देखिए कि जैसा कि अभी बताया कि किस तरीके से दवाइयां महंगी बिक रही हैं। जो रेमेडी सिविल एक दवाई है, वो जो अगर वो आती है 1,000 2,000 3,000 रुपये, वो 20-20 हजार में बिकी है। इसी प्रकार से ये जो इंजेक्शन है, इवन इन दवाइयों की जो है इंजेक्शन के, वैक्सीन के इंजेक्शन, रेमडेसिविर के इंजेक्शन, इनके चोरी होने की भी घटनाएं हुई, चोरी हो गई और उनको जाके ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। मतलब काला बाजारी इस हालत में इस समय बढ़ी है कि लोग सिर्फ मुनाफा कमाने में है। हमारा आदमी मर रहा है, उसे उनकी कोई चिंता नहीं है, चिंता नहीं, वो सिर्फ अपना पैसा उगाना चाहते हैं। आप पैरासिटामोल की जैसी एक जो छोटी सी दवा है, उसकी गोली भी कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जब जहां पर कम पड़ गई थी, 100-100 रुपए में वो गोली बिकी है। इसी यही नहीं, ऐसे भी कुछ घटनाएं मिली जिसमें कि सुनते ही शर्म आएगी कि जैसे कि कई जगह है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लूट लिए गए। कई जगह ऐसा हुआ है कि कोई अस्पतालों से खबर आई है कि जब लोग मर रहे हैं, मरने लगे हैं, उनको लग गया मर गया या मर चुका है, तो दूसरे मरीजों के तीमारदारों ने, उन्होंने इसका इंतजार नहीं किया कि उसकी लाश हट जाए, उसमें से फट से गैस का जो लगी हुई थी वो पाइप हटा लिया और अपने आदमी को देने का प्रयास किया। तो कितनी शर्मनाक स्थिति है, एक इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर और संवेदनशीलता के नाम पर। ऐसा लगता है कि ये देश जिसने, जो कि पत्थरों में भी भगवान देखता है, जो कि पेड़ पक्षियों में भी भगवान देखकर जो है उसकी पूजा करता है, कहीं पर इंसानियत रही नहीं गई है। जो हम इंसानियत की कहानियां पढ़ते रहते हैं वो सिर्फ कहानी में रह गई है। संवेदनशीलता इस समाज से बिल्कुल खत्म हो गई है। और वो संवेदनशीलता जो है कि जो सबसे अधिक संवेदनशीलता देखा जाता है तो देश के गरीब आदमी होती है, उनके अंदर भाईचारा ज्यादा होता है। वो संवेदनशीलता इस समाज में भी धीमे धीमे खत्म हो जाएगी यदि सक्रिय नहीं हुए। तो निश्चय इसलिए हमें, जैसा कि मांझी साहब ने भी कहा, कि हमें बहुजन समाज या देश का जो गरीब वंचित समाज है, इस समाज को में संवेदनशीलता बनी रहे। जो संवेदनहीनता की भावना आई है, तो वो स्थिति जल्द से जल्द दूर की जाए, इसके बारे में हमें जल्द से जल्द सोचना होगा। जो ये काम सामाजिक संगठन कर सकते हैं, वो सामाजिक संगठन कोई भी हो, बहुजन संगठन समाज के संगठन है वो भी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ जो इंसानियत के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसमें चाहे किसी भी जात के लोग हों, अगर वो इस मुद्दे पर से सहमत हैं कि जो संवेदनहीनता की स्थिति आई है, कि जिस प्रकार से लूट खसोट हो रही है, बगल में आदमी मर रहा है, उसको उसकी चिंता नहीं है, उसके से उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां से छीन कर अपने मरीज को लगाया जा रहा है। ये सारी स्थिति जो परिस्थितियां बन रही वो बहुत ही भयानक है। अगर ऐसे ही हुआ तो शायद ये देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि जब लोग एक दूसरे के घर में घुसकर लूट मार करना शुरू करते हैं। ऐसी संवेदनहीन स्थिति से अगर देश को बचाना है तो सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा और गांव जाकर लोगों के बीच में भाईचारा पैदा करना होगा।
निश्चित रूप से हम कोरोना महामारी के बीच में गांव गांव जा तो नहीं सकते, लेकिन वहां के जो समर्पित लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनसे डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, या जिस तरह की जो हम आज मीटिंग कर रहे हैं ऐसी मीटिंगों के माध्यम से उनसे संपर्क करके इस स्थिति को में बदलाव लाना होगा, सकारात्मक बदलाव लाना होगा, जिससे कि आने वाले किसी बड़े संकट से इस समाज को बचाया जा सके। साथियों, आज इसी के साथ मैं मीटिंग समाप्त कर रहा हूँ। अरुण माझी साहब का बहुत बहुत आभार, उन्होंने इस मीटिंग में अपना समय दिया और अपने विचार दिए विभिन्न मुद्दों पर। और एच डी कठिया साहब का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने अपने विचार रखे, बहुजन समाज के संबंध में विचार रखे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको और सभी साथियों को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस लाइव चर्चा को सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, उन सबको जय भीम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।